साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे अधिगम के नियमों के बारे में। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के प्रमुख नियमों को जाना था। तो आज हम इनके गौड़ नियमों को जानेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं। पहला तो प्रमुख नियम, जिनमें 3 नियम है, और दूसरा गौड़ नियम, जिसमें 5 नियम है। तो पहले प्रमुख नियमों को हमने पढ़ रखा है। तो आज हम इस क्लास में गौड़ नियमों को, यानी कि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कौन कौन से हैं। देखिए, ये संख्या में तो 5 हैं, जिनमें से पहला नियम है अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का नियम, या लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट ऑफ डिपोजिशन का। इस नियम में थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति अगर सकारात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, अर्थात क्या है कि उसकी मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है, तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल हो। जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो आपके मन के अनुकूल हो, आप उसे सीखना चाहते हो, या फिर सामग्री के प्रति आपकी अभिवृत्ति जागृत कर दी जाए, आपको काफ़ी अटेंशन दे दिया जाए उस कंटेंट या फिर उस टॉपिक के लिए कि आप उसे सीखना पसंद करो। तो ये चीज़ें हैं, तब आप जल्दी सीख जाते हो। तो ये इनका पहला नियम था, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का नियम। अब देखेंगे अगला नियम क्या है। तो अगला है बहु अभिक्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ तो आपको डिटेल में लिखना है बीएड में, लेकिन जब आप आगे कोई टीचिंग एग्ज़ाम देंगे, जैसे सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट जैसा एग्ज़ाम अगर आपको देंगे जब आप, तब ऐसा प्रश्न बनेगा कि थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कौन कौन से हैं। तो उनमें से 5 होते हैं, या फिर ऐसे पूछ देगा कि थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों की संख्या कितनी है, या फिर कौन कौन से हैं। तो आपको ऑप्शन में जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको टिक करना रहेगा। तो अभी से आप चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अभी से आप सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आपको आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, या फिर आप कह सकते हैं सीडीपी के सब्जेक्ट में। तो देखेंगे अब बहु अनुक्रिया का नियम क्या है। तो थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है, कोई भी समस्या हो, तो क्या करता है, वह उसके समाधान के लिए कई सारे प्रयास करता है। आपके पास भी अगर कोई समस्या आएगी तो आप उसका समाधान करने का प्रयास करोगे, और अंत में जिस अथवा जिन प्रयत्नों से सफलता मिलती है उसका वह चुनाव कर लेता है। मान लीजिए कोई भी आपने प्रयत्न किया और उससे हमें सफलता मिल गई। जिस तरीके से हमने, मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, आप उसे सीख रहे हो, लेकिन कोई ऐसा तरीका आपने अपनाया जो जिससे जल्दी उसे आप सीख लिए, तो आप वही तरीका फिर आगे अपनाओगे। तो वही चीज़ है कि उसका चुनाव करता है, और इसे ही हम अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग, या फिर सीखना कहते हैं, कि आपने सीख लिया चीज़ों को। अतः यह आवश्यक है कि सीखने वाले को समस्या के अनेक समाधान सोचने और उनमें से सही का चुनाव करने के अवसर दिए जाएं। कि मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन ना दिया जाए, कई सारे ऑप्शन दिया जाए। अगर कोई समस्या है आपके पास, तो आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए कई सारे आपके पास चुनाव होने चाहिए, कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो बहु अभिक्रिया का नियम इन्होंने दिया है। दूसरा है जो कि अगला है आंशिक क्रिया का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि समस्या को भागों में विभक्त कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा
रहे हो, ऐसे हल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके टुकड़े कर लीजिए या फिर उसे कई भागों में बांट लीजिए। तो कई भागों में जब आप बांट लेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से उसे हल कर पाएंगे और उसकी समस्या का समाधान आप कर पाएंगे। तो इन्होंने अभी स्पष्ट किया कि सीखने वाले प्रायः समस्या के कुछ मुख्य तत्वों को छांट लेते हैं और उन्हें अपने अनुक्रियाओं के आधार बनाकर समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास कोई समस्या है या फिर कुछ चीज़ें आपको सीखना है, तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर उसका समाधान कीजिए या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखिए। तो यह क्या है, सीखने की स्वाभाविक विधि है और यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अंश अंश में पूर्ण को ग्रहण करने का अवसर दिया जाए। उन्हें हर एक चीज़ें एक एक भाग करके दी जाएं और उन्हें सिखाया जाए। तो ये था तीसरा नियम, है सदृशीकरण का नियम या लॉ ऑफ एनालॉजी। इसमें थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या उपस्थित होती है तो वह उससे पूर्व या उससे पहले उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयत्नों का स्मरण करता है कि हाँ, इसी तरीके की समस्या अब आई है मेरे पास और ऐसी ही समस्या पहले भी मैं झेल चुका हूँ। तो वह उसको याद करने का प्रयास करता है या स्मरण करने का प्रयास करता है और उससे क्या करता है, तुलना करता है कि उसमें मैंने किस तरीके से उसको समाधान किया था और अब जो समस्या आई है उसे मैं कैसे सॉल्व करूं या हल करूं। तो उसी अनुकूल अनुक्रिया हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तद अनुकूल अनुक्रिया। जो पहले हो चुका है उसी के अनुसार वही सब सोच के या वही प्रश्न हम सोच समझ के फिर से जो समस्या आई है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस नियम को उन्होंने सादृशीकरण का नियम कहा है। अतः यह आवश्यक है कि किसी भी बालक के तत्व संबंधी पूर्व ज्ञान के स्मरण और प्रयोग के अवसर वहाँ पर प्रदान किए जाएं बालकों को। तो पहले का जो ज्ञान है या पहले की जो चीज़ें हैं उसे भी याद करके अगर बच्चों को सिखाया जाएगा, उनके जीवन से जोड़ के, उनके पहले के ज्ञान को जोड़ करके, तब बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं। तो ये था चौथा नियम। अगला नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम या लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग का नियम। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने क्या किया था, थोड़ी ऊंची या थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दे दी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने पर खड़ी हो जाती थी और पहली स्थिति में मछली उद्दीपक थी और बिल्ली का पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना क्या था, उस उद्दीपक के प्रति बिल्ली की अनुक्रिया थी या बिल्ली का रिस्पॉन्स था। और दूसरी स्थिति में स्टैंड अप ध्वनि से उद्दीपक का कार्य किया। स्टैंड अप जैसे वह बोलते बिल्ली अपने 2 पैरों पर खड़ी हो जाती थी। तो ये जो स्टैंड अप शब्द है या ध्वनि है या उद्दीपक का कार्य किया इसने, और इनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला ये प्रयोग करके कि 2 उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है या जो रिस्पॉन्स है वही रिस्पॉन्स दूसरे उद्दीपक के लिए या दूसरे स्टिमुलस के प्रति होने भी लगती है। तो उन्होंने क्या किया, इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम कहा और यह नियम पावलोव के सिद्धांत का ही दूसरा रूप माना जाता है। तो हमने पावलोव का सिद्धांत जो है उसे भी अच्छे से पढ़ रखा है और थॉर्नडाइक के नियम को, इनके प्रयोग को भी अच्छे से देख रखा है। अगर आप ये सारी क्लासेस देखना चाहें तो आपको पिछली क्लासेस मिल जाएंगी और अगर आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो भी आपको इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना है थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों को जो 5 थे। तो अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर लगातार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस दी जाती हैं और कई सारी प्लेलिस्ट भी पहले से बनी है। तो अगर आप पहले कोई भी टॉपिक जो इस समय में नहीं करवा पा रही हूँ तो आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।